इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया जो होती है, जिस प्रोसेस के जरिए होती है, हेबर्स प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों नेचुरल रिसोर्सेज हासिल किए जाते हैं, उनको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं इन द रेशियो 1:3 एट अ गिवन कंडीशन। दिस इज दिस, जो आप चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा इलैबोरेट कर रहे हैं। नाइट्रोजन कहां से आ रही है? एयर से आ रही है। हाइड्रोजन कहां से आ रही है? क्रैकिंग ऑफ मीथेन से आ रही है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश वे में इसको अरेंज करते हैं कि भाई मान लेते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल गैस थी, ये नेचुरल गैस है, ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या है? ये फॉर्मूले के हिसाब से मीथेन है। आपने इसको क्या किया? बोलो भाई, 700 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया। ठीक है भाई, ये नेचुरल गैस है, आपने इसको हीट किया और ये कार्बन और हाइड्रोजन में सेपरेट हो गई है, सोनो। ठीक है, तो नेचुरल गैस है, ये हमने उसको 700 डिग्री पे सेपरेट किया और यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो गई है। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन तो यहां से ला रहे हैं हम। कार्बन चूंकि पार्टिकल सॉलिड की फॉर्म में है तो खुद ब खुद अलग हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा अभी लिखो नहीं, सब्र करो, कॉम्प्लेक्स चार्ट देने जा रहा हूँ, खुद सोच रहा हूँ कैसे बनाऊं कि सब एक ही में आ जाए। ऊपर से मेरी इतनी इतनी चुन्नी सी स्क्रीन आ रही है मेरे सामने, पता नहीं ये टायर लगाते ही स्क्रीन इसमें बड़ी दिख रही है, इसमें चुन्नी सी आ रही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ एयर है, दूसरी तरफ क्या है? एयर है। एयर में जो दो मेजर कंपोनेंट है वो कौन से हैं? एयर में जो दो मेजर कंपोनेंट है वो कौन से हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो एयर को तो नहीं लगा देंगे ना रिएक्शन में, आपको तो नाइट्रोजन चाहिए। इसका मतलब है एयर में से नाइट्रोजन को अलग करना है, यस और नो? एयर में क्या है? नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाँ ना, बोल भैया। तो अब क्या होता है जरा समझना मेरे बच्चे, ये जो हाइड्रोजन तुमने बनाई है, रेहा तुमने तो पढ़ा वही होगा, जो हाइड्रोजन तुमने बनाई है, इसी हाइड्रोजन का एक हिस्सा क्या करता है? ऑक्सीजन से रेडिली, बोलो बेटा, रिएक्ट कर जा। एयर में मौजूद, थोड़ा करीब ले आते हैं, ज्यादा डिस्टेंस हो गया, दूरियां ज्यादा हो गई। यहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन मौजूद है जिसे हम एयर कह रहे थे। तो अब ये जो हाइड्रोजन हमने बनाई है, इसी हाइड्रोजन का कुछ पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट? बोल दो कम वक्तों। वाटर। क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? वाटर। वाटर अलग हो गया, क्या बच गई? नाइट्रोजन। क्या बच गई? नाइट्रोजन। बात समझे? तो जो हाइड्रोजन हम बना रहे हैं वो एक तीर से दो शिकार है, कि नाइट्रोजन, एयर में से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए भी काम आ रही है, यस और नो? यस सर। और बची हुई हाइड्रोजन फिर हम यहां लेकर आ जाएंगे, यस और नो? रेशो कितना रखेंगे? 1:3 जी। हाँ, खर्चा ज्यादा होगा ना, यहाँ आसान है, एक हाइड्रोजन बनी थी, उसी से एयर को लिक्विफाई करके भी अलग कर सकते हैं नाइट्रोजन उसमें से। खर्चा ज्यादा है, फीजिबिलिटी यहाँ ज्यादा है। इज दैट क्लियर? 1:3 तक बात समझ में आई? ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही भाई? बोलो भाई। यस सर, क्लियर। एक तरफ ये कार्रवाई हुई और दूसरी तरफ ये कार्रवाई हुई, और दोनों की कार्रवाई का नतीजा वाटर है, जिससे आपने छुटकारा हासिल कर लिया। कार्बन सॉलिड था वो पहले ही अलग हो चुका है। अब आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:3 के रेशो में लिया और एक तीसरे कंटेनर में रिएक्ट करा दिया। आप कंटेनर बना लेते हैं जल्दी से। सर 1:3 किसका रेशियो? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। ओके सर। ठीक है जी। तो अब आप समझिए, दोनों को इस कंटेनर में आप डाल रहे हैं। बेटा आप जैसा कि ऊपर देख पा रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको नजर आ रहा होगा, मैंने रिएक्शन में रिवर्सिबल एरोज बनाए। तो इसका मतलब है ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में आना शुरू कर देता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस तो सर। आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पहुंचा यहां पर, और यहां पर इनका रिएक्शन शुरू हुआ। ठीक है जी।
और अमोनिया बनना शुरू हुई। तो अगर आपको चैप्टर 8 याद हो, हम ज्यादा अमोनिया हासिल करने के लिए ही क्या करते हैं, ली शैटलियर का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। ये जो आपको यहां पर कंडीशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये सारी कंडीशंस किसने बताई हैं, ली शैटलियर ने, टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जो अमोनिया बनती है उसे आप जमा नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो नया कॉन्सेप्ट समझो कि जब अमोनिया बन रही है ना, इसे जमा नहीं होने देना। अमोनिया भी गैस है, तीनों गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स। आप क्या करते हैं, आप फटाक से कंटेनर में को ऐसे छोड़ते नहीं है, बल्कि आपने यहां से पाइप लगाया हुआ है और इस पाइप के थ्रू क्या कर रहे हैं आप, इस पाइप के थ्रू आप इस गैसियस मिक्सचर को यहां से निकालते हैं। निकालने के बाद आप इसे एक और चेंबर में ले जाते हैं। उस चेंबर में ले जाने के बाद यहां पर इस चेंबर में सराउंडिंग जो है वो कूलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही होती है, और यहां पर आप इस गैसियस मिक्सचर को कूल करते हैं, और कूल करने के बाद इतना कूल करते हैं कि अमोनिया इसमें से लिक्विफाई हो जाए। अमोनिया का जो लिक्विफिकेशन पॉइंट है वो पहले आता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस गैसियस मिक्सचर को जमा नहीं होने देते, बल्कि जैसे जैसे अमोनिया बनती है हम इसे निकालते जाते हैं और इसे लिक्विफाई कर कर इसमें से अमोनिया को क्या करते जाते हैं, बोलो बेटा, बोलो भाई, अमोनिया को क्या करते जाते हैं, निकालते जाते हैं। और जो बचा हुआ गैसियस मिक्सचर है उसको क्या करेंगे, उसकी रिसाइकलिंग करेंगे। उसकी क्या करेंगे, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हो गया कि हम नया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डालेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो पहला वाला ही खत्म नहीं हुआ। यस और नो? तो जब तक पहले वाला खत्म ना हो जाए तब तक हम नया नाइट्रोजन हाइड्रोजन, बोलो भाई, रेहा नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा, रेहा, नहीं डालेंगे। ठीक है? यस सर। जी बेटा, बोलो बेटा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, भाई तीनों गैसेस थी ना, आपने सिर्फ अमोनिया को थोड़ी निकाला है, आपने रिएक्शन के लिए टाइम दिया और टाइम के बाद पूरे गैसियस मिक्सचर को आपने कूलिंग टावर से गुजार दिया, तो उसमें अमोनिया लिक्विफाई हो गई और जो बची हुई गैसेस यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन थी वापस टावर में फेंक दी। फिर अब जब दोबारा से टावर में गई फिर से सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, फिर से सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। फिर से वो रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगी, फिर से आप उनको फेंकेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लिक्विफिकेशन। और इससे फायदा क्या होता है पता है, जो कंडीशंस मैंने ऊपर लिखी थी वो, और इस प्रोसेस के जरिए एक दफा में जो अमोनिया बनती है ना, ये क्या हो गया, स्क्रीन आ रही है मेरी? एक दफा में जो अमोनिया बनती है उसकी यील्ड होती है 15%। एक दफा में, एक चक्कर में जो अमोनिया बनती है वो कितनी होती है, यानी 15% रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से। देखो बेटा सादिया, अगर इरिवर्सिबल होता एक दफा में सारा रिएक्शन हो जाता। रिवर्सिबल में क्या है कि हम देखते हैं कि 15% यील्ड के बाद अमोनिया वापस आना शुरू कर देता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। तो हम क्या देखते हैं कि एक बारी में 15% यील्ड हुई, फिर हमने रिसाइकल किया, करा 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 और कर करके हम इस यील्ड को 98% तक ले जाते हैं। यानी कि जितना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम लेकर आए थे, 98% ऑफ दैट नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्ट्स इनटू, बात समझे नहीं समझे? ठीक है भाई, समझ में आए? अब सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा इस रिएक्शन में? रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है इस रिएक्शन में आयरन का? टू स्पीड अप द रिएक्शन, यस और नो? टू स्पीड अप द रिएक्शन। हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है। क्या कैटलिस्ट से कोई शिफ्ट आता है इक्विलिब्रियम में? अगर ली शैटलियर प्रिंसिपल याद करो तो ली शैटलियर प्रिंसिपल में देखो, अच्छा दो बातें समझना तुम लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है दोनों के लिए। एक चीज है स्पीड बढ़ाना और एक चीज है यील्ड बढ़ाना। स्पीड बढ़ाना, यील्ड, बाज ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पीड को चेंज नहीं करते, यील्ड को चेंज कर देते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो स्पीड को भी चेंज करते हैं, यील्ड को भी चेंज कर देते हैं, और बाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ यील्ड को चेंज करते हैं। समझना, जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो कैटलिस्ट वो फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट प्रोड्यूस नहीं करता, यील्ड पे फर्क नहीं डालता है, ओवरऑल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, तो रिएक्शन कम टाइम में हो जाता है। इज दैट क्लियर?
तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी शिफ्ट्स. इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर. फिर याद करो कि जो टेम्परेचर है, ये रिएक्शन एक्सो था एंडो था? जिन लोगों ने ली शेटलियर मेरे साथ पढ़ा हुआ है वो जानते हैं कि ली शेटलियर ने क्या कहा था कि एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करते हैं. और मैंने इसको कैसे याद करवाया था कि आप ऐसे याद करो कि एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करते हैं मतलब इनको हीट नहीं चाहिए, तो जिसको नहीं चाहिए उसको ना दें और जिसको चाहिए उसको दें. ये याद है? जिन लोगों ने पढ़ा है वो यस कीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद आता है कि जब हमने ली शेटलियर पढ़ा था तो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यील्ड कैसे बढ़ाई जाती है, टेम्परेचर को लो करके. और बच्चे रट्टा कैसे लगाते हैं, कंफ्यूजन से कैसे अवॉइड करोगे कि शादियां तुम नहीं थी तुम भी नहीं थे, तो तुम गौर सुनो क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडो दोनों पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अलग अलग होता है यील्ड के लिए. एक्सो को ऐसे याद रखो कि एक्सो हीट रिलीज करते हैं मतलब उनको हीट नहीं चाहिए होती, तो आप उन्हें नहीं देंगे तो फायदा होगा, फायदा से मतलब प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा बढ़े. और एंडो वो होते हैं जो उनको हीट चाहिए होती है, हीट एब्जॉर्ब करते हैं, उनको देंगे तो फायदा होगा. सही जी, हाई टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो फायदा होगा. अब यहां पर ये रिएक्शन कैसा है, एक्सो है या एंडो है? एक्सो. और टेम्परेचर हमने क्या देखा है, कितना रखा हुआ है हमने, 400 टू 450. तो ये एक लो टेम्परेचर है कि हाई टेम्परेचर है? जबकि ली शेटलियर के हिसाब से टेम्परेचर को लो होना चाहिए था. यस और नो? ओ भाई सादिया, तुम्हारा और हुमेरा तुम्हारा जवाब चाहिए होगा, तुम दोनों ने पढ़ा नहीं है और तुमने भी पढ़ के भूल गई हो. तवज्जो रखना. क्या कहा मैंने कि चूंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अभी जो ली शेटलियर मैंने तुम्हें आगे कोट किया उसके लिहाज से एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर लो करेंगे तो यील्ड बढ़ेगी और हाई करेंगे तो यील्ड कम होगी. इज दैट क्लियर? Yes, sir. लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं टेम्परेचर यहां ज्यादा है. ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के, भाई हम याद करो टेम्परेचर लो करते करते मैंने बताया था इतना लो नहीं कर सकते कि एक्टिवेशन एनर्जी से भी नीचे चला जाए. टेम्परेचर लो करने से फायदा होता है, लेकिन आप टेम्परेचर इतना नीचे नहीं लाएंगे कि एक्टिव जो बॉन्ड टूटने वाली एनर्जी तो होनी चाहिए ना भाई, बॉन्ड तोड़ने वाली एनर्जी तो होनी चाहिए सिस्टम में या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बहुत स्टेबल हैं, तो इसलिए अगर इसमें टेम्परेचर नीचे ले जाएंगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा ही नहीं. इसलिए मजबूरन हमें टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, यानी रिएक्शन के लिए जो अवेलेबल एनर्जी है वो तो हो. समझ में आ रही है? इसको हम कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर. कि अगर कोई और रिएक्शन होता है तो हम इसे और नीचे ले जाते हैं यील्ड बढ़ाने के लिए. तो मालूम हुआ कि हाई टेम्परेचर पे कराना मजबूरी क्यों है, क्योंकि अगर इससे नीचे लेके जाते हैं तो हमारे पास नुकसान क्या होता है कि बॉन्ड इतना मजबूत है कि वो उससे नीचे वाले एनर्जी पर एक्टिवेशन से भी नीचे चली जाएगी एनर्जी, इसलिए रिएक्शन होना ही रुक जाएगा. तो हम यील्ड पर कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. टेम्परेचर नीचे जाने से यील्ड बढ़ती, टेम्परेचर ऊपर रखने से यील्ड नहीं बढ़ रही, तो हमने यील्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया. हम कम यील्ड पे गुजारा करते हैं क्योंकि इससे नीचे पे तो वो भी नहीं मिलेगी. नंबर एक. नंबर दो कि टेम्परेचर यील्ड को तो यहां कम रख रहा है लेकिन टेम्परेचर स्पीड को बढ़ाता है. इफेक्टिव कोलिजन बढ़ जाएंगे ना. याद रखना, मैंने ये चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं. यील्ड और स्पीड ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, सेम नहीं है, सेम नहीं है. और कैसे याद रखोगे, यील्ड पे ली शेटलियर का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है जबकि स्पीड पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कोलिजन थ्योरी का. तो जो चीज कोलिजन बढ़ाती है वो स्पीड बढ़ाती है. प्रेशर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगी. टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ेगी. लेकिन यील्ड के लिए ली शेटलियर के प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं. आप क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट ही नहीं करते, आप दोनों को एक ही खूंटे से हाँक देते हैं. समझ रहे? फंस जाते हैं, एमसीक्यू में गलत आंसर कर लेते हैं. हमारा बच्चा गलत आंसर करेगा तो मैं खुद जूते मारूंगा. तो क्या कहा मैंने कि आप यील्ड पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि ली शेटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से टेम्परेचर को और नीचे लेके जाना चाहिए था, लेकिन स्पीड यहां बढ़ जाती है. इज दैट क्लियर? तो आप हाई स्पीड विद लो यील्ड को एक्सेप्ट कर लेते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, आप sir. देखिए ना, एक बार में 15% की यील्ड मिल रही है, कम है ना, आपने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है. बात समझ में आई या नहीं आई? इसी तरह आप प्रेशर की बात करें तो प्रेशर आपने 200 एटीएम रखा हुआ है, नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम होता है. तो ये हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है? बहुत हाई प्रेशर है. ये सुनो, Yes, ठीक sir. है ना. अच्छा, अगेन प्रेशर से रिएक्शन स्पीड अप होता है, स्पीड अप तो होगा. यील्ड पे क्या फर्क होगा, याद करो पीपी रिलेशन पढ़ाया था जरा. पीपी रिलेशन क्या था जरा समझना. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में प्रेशर का इफेक्ट ली शेटलियर कैसे समझाता है, वो कहता है मोल. देखो मोल, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं 4.
तो क्या कहा था उसने कि अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्ट के मोल कम हो तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर कम करेंगे तो फायदा होगा। तो प्रेशर का इफेक्ट कैसे होता है कि अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो तो प्रेशर बढ़ाने में फायदा होता है, और प्रोडक्ट के मोल ज्यादा हो तो प्रेशर कम करने में। तो यहाँ प्रोडक्ट के मोल कम है कि ज्यादा है? कम है, तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना ज्यादा। लेकिन अब इसमें भी एग्जामिनर फंसाता है, बोलता है 200 एटीएम पे रुके क्यों, इससे भी ऊपर चले जाते। तो भाई इससे ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो कंटेनर, पाइप, सारा सिस्टम उस प्रेशर को बर्दाश्त भी तो करने वाला सिस्टम हो या नहीं हो। क्योंकि प्रेशर का बढ़ाते जाना, यील्ड तो बढ़ाता जाएगा अबे, लेकिन रिस्क भी तो बढ़ता जाएगा। किस चीज का रिस्क? कंटेनर के फटने का। प्रेशर बढ़ा रहे हो ना गैस का, कंटेनर के फटने का रिस्क भी है। तो इसलिए हम इससे ऊपर नहीं जाते। समझ में आ रही बात? अब आप कहें नहीं कंटेनर अच्छा वाला बना लें, भाई हम सेटिस्फाइड है ना, 98% यील्ड तो मिल रही है ना इस सेटअप के साथ, या नहीं मिल रही? अब क्या जान लोगे इसकी? तो इसलिए एग्जामिनर तुमसे पूछेगा व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज टेम्परेचर एंड कॉम्प्रोमाइज प्रेशर इन हेबर्स प्रोसेस। तो वहां बकवास करनी पड़ेगी कि भाई ली शटलियर के हिसाब से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर शुड बी एट द लोअर साइड, लेकिन 450-400 का जो टेम्परेचर वो हायर साइड पे, क्योंकि इससे कम एनर्जी इफेक्टिवेशन कम हो जाती है, जिससे यील्ड रुक जाएगी। तो इसलिए हम कम यील्ड पे सर्वाइव कर रहे हैं। इसी तरह प्रेशर में इससे ऊपर क्यों नहीं जा रहे? प्रेशर में कंटेनर की प्रोसेस की फिजिबिलिटी कम हो जाएगी, जिसके लिए हम इसी प्रेशर पे सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए हम इसको कॉम्प्रोमाइज प्रेशर कह रहे हैं, क्योंकि हम इससे ऊपर भी जा सकते थे। क्लियर हो गई बात? ये हेबर प्रोसेस यहां पर हो गया खत्म। नोट डाउन कर लो अच्छे से। समझने की बात यहां पर यह थी कि जो तीनों फैक्टर्स हमने अप्लाई किए हैं उनसे स्पीड ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, लेकिन जो टेम्परेचर है उस पर हमने कॉम्प्रोमाइज करके यील्ड को कम रखा है, और प्रेशर जो है वो हम इससे ज्यादा कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। फिजिबिलिटी इफेक्ट हो रही है, कहां से नाइट्रोजन आ रही है, कहां से हाइड्रोजन आ रही है, सारी बातें आपको यहां पर समझा दी गई हैं।